at Mariani in France, Germania in Germany, and in India, the Mother India या भारत माता, such allegory has been promoted. कि ये क्या है कि एक nation, somewhere it is expressed as a fatherland, and at other states it is expressed as a mother states. Many of the states are getting united to form nation. ऐसा भी हुआ है, ठीक है कि नहीं? So it is redivided, regions are redivided and nations are formed. यूरोप में तो बहुत सारा ऐसा डिवीजन हुआ कि नहीं तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ, तुम फ्रांस के हो, तुम इधर आओ, इस तरीके से कर करके नेशन हुड बना. ओके, अब देखिए कि our concept of nationalism is associated with anti-colonial movement of India. So our fabrication of nationhood and our struggle for nationhood, we have struggled for nationhood. So it is woven or it is intricated into our fight. It is our collaborated fight against British rule. अब यहाँ से बात आती है कि ऑटोमन एम्पायर की. ऑटोमन एम्पायर कहाँ पर है? दैट इज यूरोप में. तो यूरोप में अगर हम देखेंगे तो दैट इज, दिस इज द रीजन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. फिर यहाँ से साउथ अफ्रीका आ जाएगा और ये. सो दिस इज द रीजन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जिसको कि हम बाल्कन रीजन भी कहते हैं. और यहाँ तुर्क रहते हैं. एक हटाइए, बाल्कन माउंटेन्स हैं, बाल्कन रीजन. और इस रीजन का क्या नाम है? ऑटोमन एम्पायर. इट वाज a very large region. It was a very large region. It includes Romans. It includes बहुत सारे कंट्री को इसने ले लिया था. ग्रीस को भी ले लिया था. ग्रीस ने किससे आज़ादी पाई है? ऑटोमन एम्पायर से. वहाँ खलीफा का शासन था. रोम इससे आज़ाद हुआ है. सो एट दैट टाइम वहाँ पर क्या था कि जब यहाँ पर खलीफा के लिए या सुल्तान के लिए मूवमेंट चल रहा था, एट दैट टाइम मैनी ऑफ द स्टेट्स गॉट डिसइंटीग्रेटेड, एंड एट दैट टाइम मैनी ऑफ द सैंक्शंस. देखो बात समझने की कोशिश करो, ये 1919 की है या 1919 की बात करो तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की है. अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या जर्मनी पे सैंक्शंस लगाए गए थे एलाइड नेशंस के द्वारा? क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऑटोमन एम्पायर पे भी लगाए गए थे? तो ये बात जो है भारत के मुसलमानों को नागवार गुजरी, क्योंकि ये सैंक्शन किसने लगाए थे? क्या अलाइड फोर्सेस ने लगाए थे? क्या उन अलाइड फोर्स में यूनाइटेड किंगडम भी था? बोलो. तो एक तरफ कौन थे बताइए? अलाइड फोर्सेस. और दूसरी तरफ कौन थी? क्या एक्सिस पावर? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, तो वर्ल्ड वार नंबर 1 में अलाइड फोर्स में ब्रिटिश था, और कौन था? फ्रांस था, ठीक है. इसके अलावा यूएसए था और भी कंट्रीज थे. जबकि इसमें क्या था? इटली था और जर्मनी, ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी, और कौन था? ऑटोमन एम्पायर. हम इसी की बात करें क्योंकि हमें नेशनलिज्म इन इंडिया चाहिए ना. तो इसका शुरुआत यहीं से, ठीक है, खिलाफत आंदोलन. तो दैट इज कौन है? ऑटोमन एम्पायर. Ottoman Empire. Now this is its present name is टर्की, जिसके वो अर्दोगन है ना. अभी आजकल प्रेसिडेंट कौन है? तो असद अय्यब अर्दोगन उसके प्रेसिडेंट हैं. तो अब ये चीज़ थी. तो इन लोगों ने जर्मनी पे और ऑटोमन एम्पायर पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे. तो जो उसके खलीफा की पावर थी क्या कम कर दी थी. तो जो अगर उसके खलीफा की पावर कम हो गई तो जो इंडियन मुस्लिम थे दे वर सो एजिटेटेड. वो किससे एजिटेटेड हुए? इससे. बोला यही हम पे रूल कर रहा. देखो इसने हमारे खलीफा को, हमारे मुखिया को ही ऑर्डर, उसकी पावर कम कर दी. तो इन्होंने इसके अगेंस्ट में क्या किया? 2 लोग थे, सैयद अली और मोहम्मद अली. शौकत अली और मोहम्मद अली. उन्होंने क्या किया बताओ? क्या उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि जिससे कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ कि तो महात्मा गांधी ने इसको फिर अलाइन कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से नाउ वी विल सी कि क्या हुआ. ओके, नाउ इन ईयर्स 1919, in 1919 war created a new economic and political situation. Many of our factories
आर मेकिंग द, हमारे यहाँ क्या बनता था, सोल्जर्स की यूनिफॉर्म और यही सब बनता था। तो सब चीज़ किस लिए, ब्रिटिश के लिए। इवन लैक्स ऑफ आवर सोल्जर्स हैव गॉन, तो हमारे सोल्जर्स कहाँ गए, ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए गए थे, उनके लिए कि हम लोगों ने फिर बाद में इंडिया गेट भी बनाया कि भाई जो ये सब हुआ। तो दिस इज ऑल, ये सब हुआ, तो हम लोगों ने बहुत कुछ किया, ठीक है। फिर हाउएवर जब हमें इसके एवज में कुछ भी नहीं मिला, ओके, तो फिर यहाँ के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। ना कुशाल, जमीन, संपत, प्रांजल, मनीषा, यश, रजत, अमित, अमित नहीं है, अस्मित, इसमें अस्मित के 9.5 है, ईशान के 10 है, श्रेयान, संपर्क, प्रवीण, प्रवीण ने इस बार अच्छा किया, यश, कुशाल, यश चौधरी, रजत 16.5, आयुष ने अच्छा किया 17.5, अनीशा 18.5, कुणाल 19, ईशान के इसमें भी 20, तो दो चीज में ईशान के 20। अब देखें, जो वार क्रिएटेड, इसमें क्या हुआ, वार क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, इसको नोट करिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, बात न करें, इसे नोट करें, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें हो गई। नाउ देयर वर सेवरल रीजन्स व्हाई इंडियंस वर एजिटेटेड, इंडियंस क्या थे, एजिटेट वर ब्रिटिशर्स से। तो जैसे ओरिजिनल रेजिस्टेंस है और आपने उसे क्या किया, डबल किया, 12/2 नहीं किया, 12/2 होता है ना, तो एरिया डबल हुआ, एरिया डबल किया, लेंथ आधी नहीं की, वैसे आती होती है एरिया डबल, और एरिया हाफ नहीं किया। इधर भी होता है, अरे स्टेटमेंट लिखी तरह स्टेटमेंट नहीं लिखी तो आर नहीं किया, और ये आर डैश ये आर नहीं लिख सकते, सिंबल बदल जाएंगे, इसमें डैश नहीं लिखा है तो रेट में काट चुके जैसे से पेज नहीं करता, इनको क्यों कटना है। नाउ पेपर किसका चाहिए, शाम का, नहीं सर वो खाली ठीक है, नोट्स के लिए इसको नोट करो जो लिखा जा रहा है, सीरियसली थोड़ा कैजुअल बिहेवियर कम करो, सीजन थोड़ा नोट करो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, नेदर दे सफर्ड ए लॉट ऑफ सेवरल रीजन पीपल, तो क्या हुआ बताइए, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस हो गई कि नहीं? Yes, तो sir. कौन कौन सी अराइज हुई, दैट इज कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज, इसका मतलब क्या होता है, सीमा शुल्क, मतलब जो बॉर्डर पर लगता है उसे क्या कहते हैं, सीमा शुल्क।
वो बढ़ा दिया गया है। वेस्ट, अगर आप बाहर से जो सामान आएगा क्या वो महंगा आएगा? क्योंकि 2 रुपए की चीज़ है, 2 रुपए एक्स्ट्रा लगा देगी गवर्नमेंट तो 4 का पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ हम बनाते नहीं थे 47 में या बहुत पहले, जब ब्रिटिश रूल में बहुत सारी चीज़ें बाहर आती थी तो रेट बढ़ जाएगा कस्टम ड्यूटी से। इसी तरीके से इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस्ड हो गया। पहले इनकम टैक्स नहीं था, तो अभी नई चीज़ क्या की गई? इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। लिखते जाइए साथ में। Now next is villagers were called upon to supply soldiers. So villagers को इम्पोज किया गया कि सोल्जर भेजो, वहाँ से फौज उठाओ ली गई नौजवानों को अंग्रेजों के लिए, तो जबकि वो नहीं चाहते थे। So villagers were forcibly recruited. इसमें इन आर्मी में रिक्रूटमेंट हुआ। इसके अलावा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड भी अकर हुआ। एक नई चीज हुई, एक और चीज बता, इन्फ्लुएंजा फैल गया था। इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, हाँ, शॉर्टेज ऑफ फूड, एपिडेमिक है। सही बात है। इन 1918 से 19 में, क्यों? क्योंकि जो यहाँ के फूड ग्रेन्स थे आपको मालूम है वो सब कहाँ भेजे गए थे? ब्रिटेन में। और बंगाल में फैमाइन पड़ा था, 30 लाख लोग मर गए थे। इतनी बड़ी घटना थी ये उसी समय की है। फैमाइन का मतलब सूखा अकाल पड़ गया। जब गणतंत्र भी हमारा साथ नहीं थे। एंड ये ठीक कह रहे हैं। एंड 1920 से 21 तो 2 टाइम पे एक्यूट शॉर्टेज हो गई, ये सारी चीजें थी। और इसके अलावा एक इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, सो ये एक तरीके का नोज रनिंग होता है फीवर के साथ, तो इन्फ्लुएंजा। सर इसी में सर वो ऐड कर दो सर, 11 से 12 मिलियन सर मर गए थे। तो ये सब हो गया। सो डेथ ऑफ 12 to 13 मिलियन पीपल, यानी 1 करोड़ 20 लाख, बहुत ज्यादा ही है। सो ठीक है, पीपल मर गए थे ड्यू टू फेमाइन या एपिडेमिक भी कह सकते हो। और ये एपिडेमिक 1921 में आई थी। एपिडेमिक 12 to 13 मिलियन, 12 to 13 मिलियन, दैट इज 1.2 to 1.3 करोड़। तो 34 करोड़ तो यहाँ की जनसंख्या ही थी। पीपल, सर इंडिया के टाइम में 34 करोड़। हाँ, हैव डाइड। तो उसमें से हर 34 लोग में एक आदमी मर गया। तो कमोडिटीज के भी तो प्राइस हाई हो गए थे ना। कमोडिटीज के प्राइस हाई हो गए थे, टैक्स इंक्लूड हो गए थे, कस्टम ड्यूटी हो गई थी। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अब यहाँ पर इतना होने के बाद महात्मा गांधी कब लौटे? 1915 में। यस सर, सो महात्मा गांधी तो उन्होंने बैरिस्ट्री की थी। बैरिस्ट्री का मतलब जो चीज़ बाहर से की जाती है उसको क्या कहते हैं? बैरिस्टर कहते हैं। और जो यहाँ पर अपने यहाँ से की जाती है लॉ की पढ़ाई तो एडवोकेट कहते हैं। और अगर उसने प्रैक्टिस कर ली है तो लॉयर। तीनों में अंतर मालूम है ना, बैरिस्टर, लॉयर एंड एडवोकेट में। ठीक है, तो बैरिस्टर बाहर से होता है, यहाँ से एडवोकेट होता है। और जब अगर वो प्रैक्टिस कर लेता है तो बार काउंसिल उसको सर्टिफिकेट देती है कि हाँ अब तुम केस लड़ने के लिए अधिकारी हो। वो सर्टिफिकेट वो लगा के रखता है अपने बस्ते में। तो उसके बाद वो कहा जाता है कि अब ये लॉयर। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी। पहले एक बार ये सारी चीज नोट कर ले, फिर इसका वीडियो हम दिखाएंगे। ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। तो वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया था साउथ अफ्रीका में। और बहुत सारे सिविल राइट्स लोगों को दिलाए थे। जो वहाँ पर ब्लैक लोग थे उन्होंने अपने वहाँ सारे सर्टिफिकेट जला दिए थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। जितने भी उनको लॉ के थे या जितने भी हाई स्कूल के, सब कुछ जला दिया था। तो उसके लिए उनको काफ़ी लाठियाँ पड़ी थी। लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, तुमने गलत किया है, तुम इतने पैसे जुर्माना भरो। वो कह रहे हम नहीं भरेंगे। फिर कह रहे अच्छा ठीक है, तुम $100 नहीं भर सकते हो तो ठीक है। ऑटोमन एम्पायर में टर्की
वो सिमट कर टर्की तक रह गया। नहीं वो पहले ही आएगा हैं? वो आएगा सर एक ही जगह होगा। ऑटोमन एम्पायर करो और कहीं सर उस साइड उधर से आता है। अब ये देखो फिर इस तरीके से जब उनसे कहा गया कि अच्छा $50 नहीं दे सकते हो, तो लास्ट में ब्रिटिश सरकार बोलती है कि 2 पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा हम 2 पैसे भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर बोले ठीक है हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग भीड़ लगी हुई थी। तो बोले हमें आप छोड़ रहे हो लेकिन मेरे पास जाने के लिए तांगे के पैसे नहीं है और रात बहुत भीड़ है। तो बैरिस्टर ने अपनी जेब से निकाल कर उनको 5 पैसे दिए। सर महात्मा गांधी जी को। हाँ बोले ठीक है लो तुम तांगा करके जाओ। ठीक है समोसे भी खा ले। हैं? नहीं वो तांगे के लिए दिए। तो इस तरीके से ये इंडिया पर लौट गए, ठीक है, एंड विजिटेड इन वेरियस प्लेसेस, क्योंकि ही वाज लेस नोन अबाउट इट और उस समय उनकी उम्र 35 साल की थी। तो जब वो भारत आए तब कितने उम्र के थे? 35 और उसके बाद आपको मालूम है कि 35 है और यहाँ से जरा 48 निकालो कितना होगा? 48 तो 48 में मारे गए ना वो 48 पर साल या फिर वो 15 तो ये 33 60 80 हुई, लेकिन फिर 35 से ज़्यादा ही हुई होगी। जब आए तो एज तो 35 ही थी। ठीक है देख लेते हैं एक बार। कोई फैक्चुअल बात तो बताते नहीं, बस ऐसे जवान बूढ़े बताते हैं। ऐसे नहीं बताते कि कितने ईयर्स के थे। 35 एज ऑफ गांधी जी व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो ठीक है 20 वर्ष। सो एज इससे पता चल जाएगा 45 है, यहाँ ही गड़बड़ हो गई। तो वो 45 35 नाउ पे कितना है? इससे पता चलता है कि उनको गोली कब लगी? 78 हाँ ठीक है कि नहीं? सो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया जनवरी, देन ही विजिटेड मैनी प्लेसेस। वो क्या किए? ही विजिटेड मैनी प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस में उन्होंने विजिट किया। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ अब देखिए कि कुछ हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ये आपको थोड़ा सा जिस्ट बता दें फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ 1960 में सर वो इन्होंने खेड़ा स्टार्ट कर दिया था गुजरात में। 1970 में सर वो बिहार में सर वो इंडिगो, सही है। 1918 में शायद वो नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। चलेगा तो हम लोग भारत का बात ही नहीं। नमस्ते बच्चों, माई सैयद जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस।
आवाज नहीं है क्या? आवाज नहीं डालेगी, चलो कोई बात नहीं। आप ही बढ़ा दीजिए सर, ये तो इतने करना है। ये सर सैयद अहमद खान है। खिलाफत मूवमेंट के लिए ये कौन कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली हैं। ठीक है, ये खिलाफत मूवमेंट 1990 में किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये लोकमान्य तिलक ने क्या कहा? स्वराज हमारा जन्म, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, नेहरू गांधी जी कुछ आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन वायलेंस मूवमेंट हो गया, दैट इज अहिंसा। हम हिंसा नहीं करेंगे, तो आप हमें कुछ भी करोगे लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे, बट नॉन वायलेंस मूवमेंट। ये अहमदाबाद की ये बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स चलाए गए। और इसके बाद दैट इज बर्निंग ऑफ क्लॉथ्स। द मेन लीडर्स आपस में कर रहे हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट वापस ले लिया था, क्योंकि वहाँ पुलिस स्टेशन जलाया गया था। जनरल डायर ने क्या किया? जलियांवाला कांड में गोली चला दी थी लोगों को। एक ही गेट था, उसमें से ही आए और किसी को भागने नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे, 350 लोग मारे गए। तो ये जलियांवाला बाग, ये जो है बाग की नैरो गलियाँ हैं, बहुत पतली सकरी गलियाँ हैं जो यहाँ दिखाई जा रही है। ये कुआं है जिसमें बहुत सारे लोग कूद गए लेकिन अपनी जान नहीं बचा सके, क्योंकि ऊपर से भी गोलियां चलाई गई। ये क्वीन विक्टोरिया है अपने 3 बच्चों और अपने पति के साथ। प्रोटेस्ट ऑफ इंडियन फॉर साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कहता था कि हम बिना केस चलाए आपको जेल में रख सकते हैं 2 साल। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी बोस, इन्होंने 10,000 की सेना बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज, इनके नाम से डाक टिकट जारी हुआ। तो there were, this is the photograph of सुभाष चंद्र बोस। there are डांडी मार्च जो कि 300 किलोमीटर का था और 240 माइल। 240 माइल। तो सर उसको- साइमन कमीशन नहीं था शायद, वो रॉलेट एक्ट का नाम था, 2 साल के लिए। अच्छा, तो साइमन कमीशन अभी हम देख लेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था, जिसको इन्होंने मर्ज कर लिया था अपने उसके साथ। खिलाफत मूवमेंट किसका था? मुसलमानों का था, मोहम्मदन का था। इन्होंने क्या किया? उसको अपने जो भी सत्याग्रह मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया। सर वो अली सर वो टू ब्रदर्स थे ना सर, उन्होंने गाना। अब ये देखिए, तो इतना करने के बाद विजिटेड मैनी प्लेस, और आते ही उन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया? सत्याग्रह। सबसे पहले सत्याग्रह एक जगह उन्होंने बोला, बहुत बड़ी सभा थी काफी लोगों के बीच में। उन्होंने बोला, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, बोला हम सत्य के लिए लड़ेंगे, सत्य के लिए खड़े रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं, कोई कुछ कहेगा तो उसे करने देंगे लेकिन हम सत्य से नहीं डिगेंगे। तो तालियों की गड़गड़ाहट से वो पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। बोला कि वो हमको मार देगा लेकिन सत्य को नहीं मार पाएगा, ये हमारी जीत हुई, ऐसे उन्होंने बोला। इट वॉज ए अलियन कॉन्सेप्ट, ये न्यू कॉन्सेप्ट था, ये पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बताया। लोग लड़ाई झगड़े की बात करते थे, बट इट इज़ ए प्रीमियम कॉन्सेप्ट, मैचलेस, दुनिया में कहीं भी नहीं चला। और हम लोगों ने पूरी तरीके से अंग्रेजों को इवैक्यूएट किया। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज है, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग अंग्रेजों से भरा है, और अपने देश में देख लो एक भी अंग्रेज नहीं सर है। अभी तो भी ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी जितने भी कॉलोनियल रूल है वहाँ से पूरी तरीके से 100% इवैक्यूएशन नहीं हुआ। लेकिन जो 1942 में उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, छोड़ो मीन्स छोड़ो अपना बोरिया विषय, तो ये केवल इंडिया ही एक ऐसा सफल जो है हम लोगों ने जो मूवमेंट किया है अपने इंडिपेंडेंस के लिए, हमने अंग्रेजों को इवैक्यूएट कर दिया पूरी, एक भी अंग्रेज नहीं। हाँ, जो कन्वर्टेड इंग्लिश है जैसे केरला में और कहीं पर उनकी अपनी ईसाइयत चल रही है, वो काले लोग ही मिलेंगे आपको, है ना। तो वो सब लोग ऐसे गरीब गरीब मिलेंगे, क्रिश्चियन अमीर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई क्रिश्चियन नहीं है। ईसाई धर्म नहीं जाएंगे। तो ये बोलता है श्रीलंका का ऐसा वहाँ का, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी नाउ इट वाज ए फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस। तो इन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। अगर आपसे कोई पूछा जाए 1915 का सत्याग्रह मूवमेंट है, सो ही स्टार्टेड स्टार्टेड आते ही कर लिया था।
सत्याग्रह मूवमेंट, यानी सत्य के लिए लड़ेंगे। ये एक बिल्कुल इटर्नल चीज थी, हम आपसे नहीं लड़ रहे हैं, वो कह रहे थे हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से वर्चुअल एनिमी, आप हमारे एनिमी ही नहीं हो। ये मतलब अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे क्या टैक्टिक्स यूज की जाए, क्योंकि एक लॉयर थे और इनको मालूम था कि लोकल की जो घटनाएं हैं उनको कैसे नेशनल मूवमेंट बनाना है। यहाँ के लोग राजा से के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि राजा हैवी टैक्सेस देते थे, पहले मुगल को देते थे, फिर अंग्रेज आगे उनको देते थे। तो यहाँ आकर ये बोले कि तुम्हारा मूवमेंट जो है ये असहयोग आंदोलन है, ये सत्याग्रह है, ये अहिंसा है, तुम हमारे साथ जुड़ो। तो वो लोग भी जब गांधी जी कोई कॉल करते थे तो ये सोचते थे उनके लिए अंग्रेज कभी मालूम नहीं है इनको कि यहाँ अंग्रेज है, वो किसके लिए लड़ रहे थे, यहाँ के राजा को हटाने के लिए। लेकिन उन्होंने भी बोला ये मेरा असहयोग है। ऐसे वो कई जगह गए जंगल में आदिवासियों के पास, तो उन्होंने कहा वो किस लिए लड़ रहे थे कि फॉरेस्ट में घुसने नहीं दिया जा रहा। बोला ये असहयोग आंदोलन, तुम्हें जंगल में जाने दिया जाएगा, तुम इस आंदोलन से जुड़ो। तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जा के उन्होंने जो मूवमेंट है ना, सारे मूवमेंट को मर्ज कर दिया, जिससे कि अंग्रेजों को ये लगे कि इट इज एक सिंगल मूवमेंट। समझ में आई बात की नहीं? लोग अपने अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे, उन्हें मालूम भी नहीं था, लेकिन गांधी जी की कॉल पे वो लड़ते थे। तो वो सब सोचते थे कि हमें हमारा इंसाफ मिलेगा, तो उसी तरीके से उनको उन्होंने ट्यून कर दिया। इवन खिलाफत मूवमेंट को भी एक ही झंडी में ले आए, जो कि बहुत बड़ी बात थी कि मुस्लिम और हिंदू को एक साथ लाना। उनसे बोला कि हम इनको हटाएंगे और तुम्हारे ऑटोमन एम्पायर में जो वहाँ का सुल्तान है उसको वो जगह दिलाएंगे, तुम मेरे साथ आ जाओ। ऐसे कर दिया। तो सत्याग्रह मीन्स इट इज द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ये सत्याग्रह एम्फसाइज, गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने कहा द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह इज फाइटिंग फॉर ट्रूथ विदाउट वायलेंस या विद नॉन वायलेंस टू इरेडिकेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन बनता है कि सत्याग्रह क्या है। इट इज फिलॉसफी, इट इज फिलॉसफी। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप गोली के सामने खड़े हो गए, एक होता है कि हम भी गोली लिए तुम भी लिए हो, वो ज्यादा वीर नहीं है। तुम खड़े हो जाओ, मार रहे हो मारो, और भारत की जय हो मारो। ये डेयरिंग है कि नहीं? हमें मालूम है 4 मार है, फिर तुम आ रहा है। तो दुनिया की बदनामी हो गई ब्रिटिश की। एक होता है कि हम जाके कहीं बम छोड़ दे, वो करते हैं, हम भी लड़े तो वो भी उनको है। मान लो जैसे कि यूक्रेन ने 1 बम फोड़ा तो रसिया 100 बम फोड़ देगा, कहेगा इसने 1 क्यों फोड़ा। समझ आएगी नहीं? तो ऐसे लोगों से लड़ना जो बच्चा तुम्हारे पास आके चिपके और तुम हटा के गोली मार दो तो ये वो बात हो गई। तो लोग इससे बहुत बदनामी हुई कि जो इन्होंने किया कि इट इज फिलॉसफी। और ये भी बोलते रहे कि वी आर लविंग यू, हम किसी से पता ही नहीं चल रहा था उनको कि ये कर क्या रहे हैं। So it is philosophy of non-violence resistance, of non-violence resistance। इससे क्या हुआ, इससे सेलेक्टेड पीपुल नहीं इन्वॉल्व हुए। इसमें रोटी बेलने वाली महिला भी निकल पड़ती थी, और वो भी एक क्या बन गई बताओ। मतलब हमारे पास 34 करोड़ थे, 30 करोड़ लोग कूद पड़े आंदोलन में, उनको कुछ नहीं लेना पड़ा, बस सड़क पर उतरना था, गोली खानी थी, इतना ही मूवमेंट था। तो आप समझ गए ना, मास मूवमेंट बना देना बहुत बड़ी बात होती है, और अगर लोकलाइज्ड हो तो उनको दबा दो। लेकिन जब मास पब्लिक निकल जाए, तो नेपाल में देखा आपने, वहाँ डेमोक्रेसी आ गई, पब्लिक बाहर निकली नहीं कि डेमोक्रेसी आ गई, फिर सरकार डर जाती। सब जगह यही होता है, चाहे फ्रांस में देखो या कहीं पर भी, पब्लिक के निकलने से सब है, सेना से भी कुछ नहीं होता। तो and the idea of सत्याग्रह, the power of truth and need to search the truth। इन्होंने कहा नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉर ट्रूथ टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यही लिख देना, इन इंडिया। अब देखिए, सत्याग्रह एडवोकेटेड द ट्रू कॉज एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस। फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट विद द अप्रेसर। यानी आपको जो सत्य के लिए खड़ा है, फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट, उसके लिए ताकत नहीं चाहिए।
वहाँ पर नोआ खाली का दंगा हो रहा है पाकिस्तान में, और पता नहीं क्या एनर्जी है, 78 ईयर्स ओल्ड, वो कह रहे चलो हम जा रहे हैं देखने क्या हो रहा है। वहाँ सब लोग मार काट रहे हैं, और इनके जाते ही वहाँ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल शांत हो गए, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जा सके। सो सच वाज ए पावर, चाहे कहीं पर भी हो रहा हो, बंगाल के दंगे में भी गए, कहीं के भी दंगे में गए, ये मतलब डिवीजन के बाद भी जा रहे हैं वहाँ पे। तो यू कैन सी कि कुछ ना कुछ तो एक तरीके की जो आत्मशक्ति होती है, दैट इज स्पिरिचुअल पावर, जो अंदर से नहीं होती है, तो उस वो डिटर्मिनेशन पावर वो इनमें थी कि हम ये, जैसे हमारे अन्ना हजारे हैं ना, उसी तरीके की कोई पावर थी कि हम ये करेंगे। तो अन्ना हजारे भी जैसे कई दिन तक फास्ट रख लेते हैं, तो ऐसे ये कुछ करते थे, तो इसलिए लोग इनकी बात मानते थे गांधी जी की कि सच इज द कंडीशन। सो फॉर ट्रूथ एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन बनाया, ठीक है, फाइटिंग फॉर ट्रूथ विदाउट वायलेंस, ये है सत्याग्रह। अब आगे देखिए, एडवोकेटेड द ट्रूथ कॉज एंड सिंगल, और इसमें क्या है कि फॉर सत्याग्रह, ठीक है, वी विल स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस एंड नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इट। वी विल स्ट्रगल, क्या बोला गया, फर्दर क्या बोलोगे, इन दिस जो पीपल है हैव टू स्ट्रगल, ये क्वेश्चन बिल्कुल जरूर है, अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ना है, ठीक है, विदाउट एनी वायलेंस विद द ऑपरेशन, ठीक है, एंड और ये बात कही गई है, फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू फाइट विद ऑपरेशन। तो वो बदल जाता है। अब देखिए ये चीज है, तो पहली बात आपने समझ में आ गई, सत्याग्रह, सत्याग्रह पे आएगा तो आप लिख लोगे। अब रॉलेट एक्ट पे आओ, रॉलेट एक्ट भी आया था उसी टाइम पे, 1919 का ही था, ठीक है, और इसको कौन लाया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, उसका भी नाम रॉलेट था, जो जस्टिस था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि that is what was the name of, चलो मैं देखता हूँ सर किसका नाम, कि रॉलेट एक्ट कौन लाया था। सो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि रॉलेट एक्ट के बारे में कौन लाया था। उस जस्टिस का नाम रॉलेट था, हाँ, और उसका जो जस्टिस था उसका क्या नाम था, रॉलेट एक्ट वाज मेड बाय, According to Encyclopedia Britannica, Rowlatt Acts, legislation passed by the Imperial Legislative Council, the legislature of British India. The acts allowed certain political cases to be tried without juries and permitted internment of suspects without trial. देखो यही है रॉलेट एक्ट में, सर सिडनी रॉलेट कौन थे, और 1919 में लाए थे, फरवरी 1919 में, ये जनवरी की बात है, और जनवरी के कितने महीने बाद अब ये सत्याग्रह मूवमेंट हो गया। यहाँ पर आप देख लो सत्याग्रह हुआ, तो सत्याग्रह को काउंटर एक्ट करने के लिए कौन लाए, सर सिडनी, बैठ जाओ, रॉलेट, ठीक है, प्रिपेयर्ड एन एक्ट, उन्होंने एक्ट बनाया, एंड इट इज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमारे लोकसभा होती है वैसे वहाँ शाही थी। सो एंड इट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसमें क्या था कि विदाउट जो पॉलिटिकल वो होते हैं एक्यूज्ड,
उनको बिना किसी रीजन के 2 साल अंदर रखा विदाउट जा सकता ट्रायल 2 साल हाँ। विदाउट ट्रायल किसी को भी 2 साल जेल है। Yes, the act allowed certain political cases to be tried without jury and permitted. ठीक है कि हाँ in this political accused can be kept behind bars for 2 years without trial। ये चीज है। तो रॉलेट एक्ट आ गया और ये हमने नहीं लिखा कब आया। सो इट केम 1919 इन फरवरी, 1 महीने बाद आ गया था। 4 साल सर नहीं, फरवरी में आ गया। जब तो 1915 अच्छा हाँ 1990 4 साल बाद आया है ना। 4 साल सर 1919 में आया था 1919 में आया, 15 में गांधी जी आ गए ऐसा वही 50 साल और फिर उसके बाद तो 3 मूवमेंट करे थे उन्होंने, फिर उसके बाद अब इसके बाद एक करते हैं। तो नाउ रॉलेट एक्ट आ गया और 1990 में खिलाफत मूवमेंट है, अभी उसकी भी बात करनी है खिलाफत भी कि उसको उन्होंने किसके साथ मर्ज किया बताओ। टू ब्रदर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके साथ मर्ज किया? असहयोग असहयोग आंदोलन के साथ। अली ब्रदर्स थे। अब देखिए सो बिहाइंड के बाद क्या लिखा है? बार्स, बार का मतलब जेल होता है। सो इन 1919 ठीक है, तो इन 1919 अब देखो नेक्स्ट मोमेंट, गांधी जी लॉन्च्ड नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट। अभी भी सत्याग्रह मूवमेंट ही किया। गांधी जी लॉन्च्ड नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट। अगेंस्ट ठीक है रॉलेट एक्ट, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। अब इसके अलावा द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो अब ये देखिए इसी के बाद क्या हुआ कि खिलाफत मूवमेंट भी साथ ही साथ चल रहा था। फर्स्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड। भाई ये 2 डिफरेंट है, ब्रदर्स नहीं है। अली ब्रदर्स कहा जाता है लेकिन है अलग अलग। भाई ये सगे भाई नहीं थे, ये अलग अलग ही लोग हैं। तो वो चाचा मोहम्मद अली एंड नेट में बता रहा है अलग अलग है। एंड शौकत अली इन 1919। ये किस लिए था? ठीक है, ये दिस मूवमेंट टू प्रोटेस्ट, देखो टू प्रोटेस्ट अभी मैप पे दिखाया था, अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू टर्की। वार इम्पोजिशन मतलब आफ्टर वर्ल्ड वार 2, आफ्टर वर्ल्ड वार 1 ठीक है, in which power of Turkey was reduced and its some of the territory was seized। ठीक है, in which power of Khalifa लिख लो, power of Khalifa was reduced and
खलीफा खिलाफत सेम है अलग खलीफा इनका होता है, ये खिलाफ होगा किसी चीज से, तो खिलाफ का मतलब है अपोजिशन, हम इसके खिलाफ हैं। And some of territory of Ottoman Empire was seized, तो ये ले ली गई, ठीक है। अब देखिए, now महात्मा गांधी declared if Indian refuse to cooperate, British rule in India will collapse and Swaraj will come। अब इसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा? अपनी बुक में कहा था उन्होंने महात्मा, हाँ, गांधी ने हिंद स्वराज बुक लिखी है। महात्मा गांधी स्टेटेड इफ इंडियन, उनकी सेना में ना जाएं, इंडियंस स्टॉप कोऑपरेटिंग with Britishers, then British rule will collapse। ठीक है, तो ये ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा विद इन एन ईयर। यानी बहुत सारे उनको लिंगुअल प्रॉब्लम भी तो थी, इंडियन से ही तो वो लैंग्वेज लेते थे, सब सीखते थे। कोलैप्स विद इन एन ईयर, और इसके लिए उन्होंने एक दूसरा मूवमेंट चलाया। सो ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अब 21 में चलाया। ये 1919 में तो ये सब दोनों थे, सत्याग्रह था, सत्याग्रह था कि नहीं, नेशन वाइड सत्याग्रह, और 1919 में और कौन सा था? ऐसा दिखाई नहीं दिया खिलाफत मूवमेंट, तो ये था। सो इन 1921 अब उन्होंने दोनों मूवमेंट को जोड़ के नॉन कॉपरेशन कर दिया, असहयोग आंदोलन। सो दैट इज, हम सहयोग ही नहीं करेंगे, तुम जो भी कहोगे यहाँ आओ नहीं लेंगे, तुमसे अवार्ड नहीं लेंगे, कोई सहयोग, कोई कॉपरेशन नहीं, तुम जो नियम बनाओगे हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। एक है सविनय अवज्ञा, एक पहले असहयोग, हम सहयोग नहीं करेंगे, फिर बनाया सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि तुम जो लॉ बनाओगे उसकी हम अवज्ञा भी करेंगे, वो अगला बनाएंगे, है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, यस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये देखिए कि इन जनवरी 1921 ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ही स्टार्टेड, एक तरीके से वो मास मूवमेंट बनाना चाहते थे, तो नॉन कॉपरेशन, और चूंकि पूरे इंडिया को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था, इसीलिए इंडिया इंटीग्रेट भी हो पाया। अगर मान लो अलग अलग होते, कोई अलग लड़ रहे हैं, कोई अलग लड़ रहे हैं, तो साउथ में तो अंग्रेजों का प्रभाव भी नहीं था इतना, ठीक है, तो फिर हम एक साथ नहीं हो पाते कभी भी। तो नॉन कॉपरेशन, ठीक है, ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन खिलाफत। अब देखो, अब इनका कल्चर इंडियन है, अब ये इंग्लिश भले ही इनका रिलीजन हो क्रिश्चियन, लेकिन इनका कल्चर क्या है? इंडियन। ये ब्रिटिशर्स नहीं है, इनकी सोच भी नहीं हो सकती, है ना। ये देख लेना कि अगर वार भी होगा ना, तो संपत तुम्हारे पीछे ही खड़े होंगे, तुम्हें गोली मारे। स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन खिलाफत, वो बोलेंगे अखरोट खरीदते हो कि मारेंगे। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें वेरियस सोशल ग्रुप्स, ये बार में भी अखरोट बेचते हैं। सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, अब्दुल कलाम participated in this movement। बात मत करो, अब देखो इतनी बात हो गई। अभी पहले था सत्याग्रह, सत्याग्रह से किस में आ गए? नॉन कॉपरेशन खिलाफत पे आ गए। यानी ये दोनों वर्ड एक साथ लिखना है, ऐसे नहीं कि एक ही लिखना या डैश लगा। अब देखिए, नाउ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स फॉर बाइकॉटेड। उन्होंने कहा कि
सब अवज्ञा। जो ब्रिटिश स्कूल है, तुम सब बच्चे लोग स्कूल ही जाना छोड़ दो, उनके कपड़े पहनना छोड़ दो जो ब्रिटिश से आ रहे हैं, तो उससे बड़ी बड़ी मिलें बंद हो गई। वहाँ से कोई फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करो, स्कूल मत जाओ। सो जो बॉयज हैं, स्टूडेंट्स ने क्या किया, लेफ्ट स्कूल कॉलेज, टीचर्स, लॉयर, हाँ टीचर्स लॉयर्स, ठीक है, स्टॉप्ड वर्किंग, ये सब हुआ पढ़ाई करना कुछ बड़े, क्योंकि वो जो भी था हमारा जो सिलेबस बनाया था वो एक इंग्लिश का कोई था, कौन था जिसने ये सिलेबस लिखा था, हैं? लॉर्ड, जॉन माइकल, एक मिनट बता रहे हैं, एक मिनट। Who said India cannot develop without English language in British rule? ये that is Lord Macaulay. Lord Macaulay नाम है इसके पीछे। So इस तरीके से टीचर्स, लॉयर्स, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, स्टॉप वर्किंग, प्रैक्टिसेस अपनी बंद कर दी, फॉरेन क्लॉथ्स वर जला दिए, मतलब चोरा उतरा, लिकर शॉप पे से वो Movement हो गई, टिकट कर दिया, हाँ क्लॉथ्स वर बर्न, सर्दी खर्ची नहीं जा रही थी, फिर वापस ज्वाइन करना। लिकर शॉप्स वर लूटेड, सब सब टिकट सर उस पे वास्ते बैठ गए। जला दिए ना, यस सर, तो खरीदने नहीं रहे थे, हाँ उसे जला दिया। तो जलाए टिकट में जाकर कब्जा कर लेना, क्या कर दिया, कब्जा कब्जा कर, सर डोर के सामने बैठ जाओ और आगे जाने ही ना हो। डालो नहीं, ये बात सही है, ये सारी चीजें कर दी गई। नाउ गुड्स, फॉरेन गुड्स को भी नहीं वो किया गया, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, फॉरेन क्लॉथ्स हो गए और फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। इससे क्या चीज हुई, द मूवमेंट ड्रू इट्स फोल्ड एंड स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड ट्राइब्स which are developing in different part of India in year after the war into its fold। तो the struggle of peasants and tribals, यानी इस मूवमेंट ने क्या किया, जो पीजेंट्स थे और ट्राइबल्स थे उनका भी ध्यान आकर्षित किया, यानी उन्हें भी कुछ करना चाहिए था। तो अब इसमें कुछ और मूवमेंट जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, वो तो कभी फॉरेन गुड्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, उनमें तो कोई टीचर नहीं है, तो उनको हम कैसे अंदर लाएं इसमें। सो सच वाज आल्सो इंटेंशन ऑफ गांधी जी की अब वो क्या करें इसके लिए पीछे लगाएं। तो ट्रेडर्स में भी बंद कर दिया था वो, ऐसे वेट करना, सर ने जगह वाला बात नहीं दिखा, वो तो जगह के हाँ वो नहीं तो पहले अबे इस पे भी बात वो सबसे सीन लेते हैं, अबे देख रहे हैं सपोर्ट से अपन टीम में हम नहीं समझ रहा है क्या तेरा मतलब चल यूदू उसका ले लेना मैं ये आपके 15 मेरे पास नहीं दे रहा, अच्छा बहुत अभी तेरे नोट में ये लॉर्ड मैकाले है जिसने ये काम किया है ना, इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दी थी, तो इसका मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि हम सुपीरियर है, तुम इंफीरियर हो। और तुम हमारी वेशभूषा, हमारा ड्रेस कोड फॉलो करो, बट दे वर टेलिंग दैट इंडियंस आर जोकर्स इन जो भी यूरोपियन ड्रेस कोड है या जब वो बोलते हैं। ओके नाउ अभी देखिए कि अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसके बाद की बात है कि एक हमारे पास एक्ट था, वो पहले से था लेकिन लागू नहीं हुआ था, तो वो 1859 से था। हम बात किस समय की कर रहे हैं, लेकिन इसको एक्टिवेट कर दिया
कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वाज एक्टिवेटेड। अलाउ नहीं करते जंगलों में जाने पर आदिवासी एक्ट ऑफ 1859, ठीक है, वाज एक्टिवेटेड। ठीक है, ऐसे मत बोलो फिर उसका प्रांजल का काम कैसे चलेगा। प्लांटेशन वर्कर्स इन असम वर नॉट परमिटेड। अब इसके अलावा क्या है कि जो असम में प्लांट वर्कर्स है ना, प्लांटेशन वर्कर्स, उनको बोला जाता था कि तुम ऐसे घर नहीं जा सकते हो, जब हम बोलेंगे तब जा सकते हो। इमिग्रेशन एक्ट, वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहो, घर नहीं जाते। सो इससे असम भी आ गया, प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। हाँ, प्लांटेशन वर्कर्स इन असम were not permitted to leave the tea gardens without permission. To leave the टी गार्डन्स। सर एक बार तो सर वो निकल गए थे, पर चलिए हम सर वो यूपी में पकड़ लिया, फिर वापस ये चीजें जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो पहले हमारे साथ इंडिया में नहीं थी। वैसे सरदार पटेल ने तो बहुत, वल्लभ भाई पटेल ने बहुतों को मिला दिया था, लेकिन चूंकि उनकी कॉमन हिस्ट्री थी और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, तो धीरे धीरे वो स्वेच्छा से, कोई 75 में आ रहा है, कोई 80 में आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश तो बहुत देर में आया, तो 80 में आया, ऐसा समझो 30-30 साल बाद वो अगर हमें इंडिया में ज्वाइन करना है। तो पहले हो गया था ना सर। अब गोवा 75 में हुआ, कितने साल, तो आप कोई तो था इनका और मतलब ये ऐसे नहीं है कि सब समय 47 में नहीं ज्वाइन हुए। 50 तक तो हो ही गया। नहीं, ये बात में हुए हैं, ये अभी जब इनका वो मनाया जाता है ना हर तो साल, ब्रेक कर देते हैं ना सर एक ही स्टेट को। तो ये जो भी 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, ये बहुत बाद में ज्वाइन हुए हैं। हम लोगों को तो वही बात है कि सर एक ही स्टेट को मार दिया होगा। स्टेट्स तो थे, जैसे स्टेट्स बना दिए थे अलग अलग, तो उसमें चाहे स्टेट्स का कुछ भी कॉन्सेप्ट रहा हो, लेकिन वो इंडिया में नहीं जुड़े थे। अंग्रेजों ने स्टेट बना दी थी, बट उन्होंने कहा कि इट इज़ ऑन विम एंड फैंसी ऑफ स्टेट, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो भारत के साथ ज्वाइन होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ पे नवाब थे या जहाँ पे कहीं ऐसी सरकार थी जो रॉयल थी, ऐसी कई 547 रियासतें थी, कम नहीं होती हैं। ठीक है कि नहीं? तो 78 हाँ, ऐसे तो वो सारी रियासतें जो राजा लोगों की थी, वो बोली वो तुम्हारी हैं, तो हम तुम्ही को देते हैं। ये नहीं बोला कि तुम भारत में हो, तुम्हारी मर्जी हो तो ज्वाइन करो, मर्जी हो ना, ये चीज़ हुआ। ठीक है कि नहीं बात? तो कुछ सबको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सरदार पटेल ने बोला ज्वाइन होते हो कि सेना भेजे, तो सब ज्वाइन हो गए। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आई विल लुक आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्होंने उसको गुरु ओवर कर दिया। अदरवाइज वो भी जीत लेते सरदार पटेल, है ना। कुछ जगहों पर गड़बड़ हुई है। श्रीलंका में पहले क्या ब्रिटेन के अंदर था? श्रीलंका ऐसा नहीं है। श्रीलंका में खुद वॉर हो रही होती है। साउथ में उतना इम्पैक्ट नहीं था ब्रिटिश का, श्रीलंका में भी नहीं। तो गोवा में तो श्रीलंका जो ये था ना, डच के अंडर में था। पोर्टुगीज कौन सी कंट्री है? पोर्टुगीज जो डच की जो कंट्री है, तो अभी देखो जो डच लोग थे ना, वो उनकी कंट्री जर्मन होता है ना? नहीं, नेम ऑफ कंट्री ऑफ पोर्टुगीज। According to Encyclopedia Britannica, Portugal, officially Portuguese Republic, Portuguese Republica Portuguesa, country lying along the Atlantic coast of the Iberian Peninsula in southwest. ये देखो पोर्टुगीज कंट्री देखो आप, हम ही बता देंगे, तुम क्या बताओगे। तो ये चीज है, यानी किंगडम ऑफ लियोन, ये है पोर्टुगीज फादरलैंड। और थोड़ा अच्छा फिगर दिखा है तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पता नहीं। ये है पुर्तगाल, स्पेन के बगल में। समझ में आई बात? पुर्तगाल, सर लिस्बन इसकी कैपिटल? हाँ। तो पहले फ्रांस के अंदर था क्या?
स्पेन हमने तो इतिहास में पढ़ा नहीं पता कितना। नहीं वो पोर्टुगल पोर्तुगीज की अपनी कॉलोनी थी, इनकी लैंग्वेज। अब जरा देखो यहाँ तक समझ में आ गया कि इमिग्रेशन एक्ट की वजह से असम के वर्कर्स हमारे साथ आ गए, क्योंकि उनको जाने नहीं दिया जाता था। अब आगे देखिए, द प्लांटेशन वर्कर इंटरप्टेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, दे इमेजिन दैट इन इट इज टाइम व्हेन देयर ट्रबल्स विल बी एंड। तो जो इमिग्रेशन वर्कर थे, दे हैड टेकन स्वराज इन देयर ओन वे, कि उनकी समस्या का अंत हो जाएगा, उनको पगार मिलेगी, छुट्टी जाने दिया जाएगा, सिर्फ वो इतना ही समझते हैं। ठीक है, सो इट इज सच दैट फरवरी 1922 में, अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं? जनवरी 1921 में है। सर आपने आपको तो 1859 का आता है ना। हाँ सर जलियांवाला बाग नहीं बताया आपने। हाँ, इसके आगे जलियांवाला बाग भी 1919 का हमें बताना चाहिए था। सो लेट अस, हाँ? करो सत्याग्रह। वो तो आगे आएंगे। सर, वो तो- जलियांवाला बाग की हम बात कर लें 1919 वो की। स्टार्टिंग से पढ़ा तो हुआ है। अब जरा देखिए कि नाउ रॉलेट एक्ट हो गया, इसके बाद ऑन 10th अप्रैल, ठीक है, कि 10th अप्रैल 1999, ठीक है। देखो ऑन दो चीजें, 10th अप्रैल पे भी फायर किया, 13th अप्रैल पे भी फायर किया। जो 10th पे फायर किया वो जलियांवाला बाग नहीं है, ऐसे ही पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था मार्च, उस पे फायरिंग की। 13th को और फिर जो 13th हुई तो उन्होंने ग्राउंड में फायरिंग की बैसाखी के फेस्टिवल पे, वो जलियांवाला सर, बाग। 10th वाले में तो सर फिर उन पे भी वापस अटैक मत रहेगा सर। तो पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग, और उससे क्या हुआ ऑन 13th अप्रैल, तो 10 अप्रैल वाले इवेंट को क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं, प्रोसेशन में उन्होंने किया, बैंक वैंक सब अपने कब्जे में ले लिए, ये सारा काम किया। सो मार्शल लॉ इम्पोज था उसने। fired upon a peaceful provoking widespread attack on bank, that is martial law imposed। और 10th अप्रैल को उन्होंने कहा, जब पब्लिक बाहर निकली भीड़ और वो सब जगह बैंक और सब जगह कब्जा करने लग गई, तो फिर उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ लगा दिया कि अब 5 से ज्यादा आदमी नहीं कहीं चार जाए। चार हैं? लोगों से ज्यादा नहीं होते। क्या 4 लोगों से ज्यादा नहीं होते। 4 से ज्यादा नहीं आ सकते, 5 नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे मार्शल लॉ को फिर जब वहाँ इतने लोग इकट्ठे हो गए तो मार्शल लॉ उन्होंने तोड़ा कि नहीं? सो ऑन 10th अप्रैल क्या हुआ? हमको पता ही नहीं था लेकिन। On 10th April 1919, when peaceful procession peaceful procession was, ठीक है, done by public, तो उन्होंने क्या किया? पब्लिक इन अमृतसर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी है, अमृत, हाँ सर, देन मार्शल लॉ was activated, was activated on 13th April 1919, ठीक है। A group of people enclosed in Jallianwala Bagh ground for festival of Baisakhi. A group of people, जो group of people है वो enclosed in Jallianwala Bagh, 13 अप्रैल को बोलता ना सर। हाँ 13th अप्रैल, बाग और फेस्टिव। 10th को मार्शल लॉ लगा था और उसमें वो लोग इकट्ठा हो गए फेस्टिवल, और वहां पर वो लोग आपस में एड्रेस भी कर रहे थे। तो वो बैसाखी मना रहे थे। हाँ, बैसाखी। तो जनरल डायर ने क्या किया? सो देयर वाज ओनली सिंगल गेट, बंद करवा दिया। सिर खड़े वहाँ पे लॉक किया। उसी से सब लोग आ गए। General Dyer entered with troops and start firing without giving them any previous warning, कोई warning नहीं दिया। General Dyer
ठीक है, entered with troops through that gate, and without, ना उसने कोई मेडिकल हेल्प दी, विदाउट प्रिकॉशनरी वार्निंग, ओपन्ड फायर। इससे ब्रिटिश राज की बहुत बदनामी हुई ऑन पब्लिक। वो कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी उनको कर दिया। और इससे कितने लोग मारे गए? 300 से ऊपर लोग, जहाँ भी लिखा हो 300 से ज़्यादा लोग, 350 लोग मारे गए, ठीक है कि नहीं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस एंड फीमेल्स। रात ही बना हुआ है क्या दरिया वाला? 350 persons including children and female were killed in that event. अब ये जरा देखो, जनरल डायर वाली जो बात है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि जब उससे पूछा गया कि भाई अगर मान लो तुमने क्या ये इंतजाम किया था वहाँ पर कि अगर कोई वहाँ पर तुमसे मदद मांगता कि घायल है तो तुम उसकी मदद करते, तो उसने कहा हमसे जो मदद मांगता है मैं उसकी मदद करता हूँ, किसी ने हमसे मदद नहीं मांगी तो मैंने उसके मेडिकल की मदद नहीं की। तो फिर उन्होंने पूछा एक 6 महीने का बच्चा अपनी माँ के बगल बैठा रो रहा है, तुम बताओ कैसे वो तुमसे मदद मांगता? तुम तो गोलियां चला रहे थे। इस बात पे जनरल डायर चुप हो गया, फिर उसको कोर्ट मार्शल कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं। किसी ने मार दिया था, किसी इंडियन हाँ? तो किसी इंडियन ने उसको मार दिया था। उसको ने वो साइमन को मारा है। नहीं सर, जनरल नेट पे सर्च करें तो जनरल डायर को भी मारा था। ओके, सर्च कर लीजिए सर, एक मिनट। मारा था किसी ने तो। जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब देखो कि सर असली वीडियो ये बैसाखी का दिन है वहाँ पे, तो ये सब लोग अब जा रहे हैं वहीं पास में बाग है। ये तो स्वर्ण मंदिर है, ये यहाँ पे है। But when a great power like that क्या होने पड़ा है? strikes defenseless people, कौन सी मूवी बची ना? it shows its Gandhi. brutality, its own weakness, especially when those people do not strike back. ये यही गेट है, सिंगल गेट। And that is why Mahatma begs us to take the course of non-violence. Back away! Back away! यही एक गेट है बस। That's the terrorists. But if we riot, if we fight back, we become the vandals and they become the law. If we bear their blows, they are the vandals. God and His law are on earth.
must have the courage to take their anger. Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No reasons. विदाउट वार्निंग फायर कर दिया। जो दीवारों पे चढ़ रहे थे उनको भी फायर करा, वो बच नहीं पाया। ये देखो अब यहाँ फायर कर रहा है। अभी धुआं वहाँ लोग इसमें गिरने लगे। अब इससे पूछा जाएगा। General Dyer, is it correct that you ordered your troops to fire at the thickest part of the crowd? That is so. $1,516 casualties with हमारे पार्लियामेंट 1,650 bullets. My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India. मैं सबक सिखाना चाहता था इंडियंस को। The general, had you been able to take in the armored car, would you have opened fire with the machine gun? I think probably yes. General, did you realize there were children and women in the crowd? I did. But that was irrelevant to the point you were making. That is correct. May I ask you what provision you made for the wounded? For the wounded, what preparation you have made? I was ready to help any who applied. General, how does a child shot with a .303 Lee Enfield apply for that help? तो ये सब है बहुत ये अब इसकी हिंदी पिक्चर बहुत अच्छी है, गांधी जी है ये मोस्ट ये सभी सब वो जो पूछते हैं इससे हैं। ये कोर्ट मार्शल हो रहा है इसका। तो इसके बाद फिर क्या है कि इसको सस्पेंड कर दिया गया, इसके खिलाफ एक्शन लिया गया। समझ में आई ना बात कैसे हुआ है जलियांवाला बाग। तो सबसे ये डिसग्रेसफुल इंसिडेंट कहा जाता है ब्रिटिशर्स का। सर वहाँ पे बन जाते 500 बोला तो इतने ही लोग मारे गए हैं। अब नहीं सर इंजर्ड हुए हम लोग। सर एक बार नेट में चेक करें संपर्क बेटा हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, देख लो। वो गेम रास्ते नहीं होगा है ये तो कम ही बताएगा, संपत से मत पूछो। How many persons were killed in Jallianwala Bagh? मुश्किल से 200। 379 people. According to Encyclopedia Britannica, it is not certain how many died in the bloodbath,
But, according to one official report, an estimated 379 people were killed and about 1,000 29 बढ़ा दिए भाई। चलिए, अब कितनी बात हो गई? तो जलियांवाला बाग। Now see, the agitated Indian minds resulting in strike clashes with people and attack on building. Seeing violence spread. इसके बाद क्या हुआ? लोग एजिटेट हो गए। The people were agitated now. एजिटेट हो गए कि नहीं? तो गांधी जी को अपना कोई आंदोलन अब वापस नहीं लेना पड़ेगा। ये था ना नॉन कॉपरेशन, लेकिन इट वाज आल्सो विद नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस हर एक के साथ जुड़ा था। सो पीपल बिकेम, तो इसके कारण वापस नहीं किया था, तो वो चौरी चौरा की अभी देखते हैं, पीपल बिकेम एजिटेटेड एंड, हाँ वो हो सकता है, एंड अटैक्ड ऑन ऑफिशियल बिल्डिंग। ये चीज हो गई। नाउ नेक्स्ट इज नाउ एंड अब नाउ गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। सो इसके बाद आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक हेड, उसके सपोर्ट के लिए ना। सो एक और चीज है, आफ्टर वर्ल्ड वार वन क्या चीज बनाई गई बताइए? खिलाफत कमेटी was formed. वाज फॉर्म्ड। किसके लिए बनाई गई? ठीक है, टू सपोर्ट ऑटोमन एम्परर, ऑटोमन एम्परर द spiritual head of Islamic world Khalifa, the spiritual head of Islamic world, जिसे कि खलीफा कहते हैं। तो एक ऐसी कमेटी बनाई गई। अच्छा देखिए, और इसे किसने बनाया? वो आपको मालूम है, द यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली बिगन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी के साथ ये लोग डिस्कस करने लगे और इन्होंने अपना मूवमेंट वो कर दिया। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर सिंगल अम्ब्रेला। उन्होंने चाहा कि साथ में ले आए। सो दे स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, कि उनका मूवमेंट इसमें मर्ज कर लिया जाए। तो किया कि नहीं किया? अब इसके बाद क्या हुआ कि नाउ टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम, गांधी जी डिसाइडेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं था? हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। खिलाफत भी था, खिलाफत ब्रिटिश की थी, और नॉन कॉपरेशन किस लिए था? स्वराज के लिए, ठीक है। नाउ और ये चीज जो थी इन्होंने कब की? इन्होंने कहा कि जनवरी 21 में किया, और इसका फैसला कब हो गया था? लाहौर अधिवेशन में 1920 में ये निर्णय लिया गया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लगाएंगे, और जनवरी से इसे लागू कर दिया गया। मतलब कब हुआ? बॉम्बे में बना था ना, यानी ये बात कही गई थी कि कैलकाटा सेशन में 1920 में, इन 1920 कैलकाटा सेशन इट वाज डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड इन जनवरी 21 इसे 20 में हुआ कि हम ऐसा करेंगे कलकत्ता दिसंबर में हुआ था या फिर सितंबर में? दो हुए थे। दो हुए थे। कांग्रेस ने पास किया। कांग्रेस के थे। एक साल ऐसा था जिसमें दो 1920 में लाहौर में हुआ था। लाहौर में भी हुआ था ना, दिसंबर। सो दिसंबर में हुआ था। ये था एक बार दिसंबर में, एक बार सितंबर में तो हुआ था। लाहौर वाले में हुआ होगा ना। नहीं, अब सही जरा है। देखिए, ये चेक कर लीजिएगा, मैप में पता चल जाएगा। मैप में दोनों नाम दिए हैं। सितंबर वाले। सो 1920 कांग्रेस अधिवेशन वाज हेल्ड ऑन, देखो अब इसका कैलकाटा कैलकाटा में भी है 23rd सेशन सस्पेंडेड। तो एक बॉम्बे में भी हुआ, जरा एक मिनट देखते हैं। सो दो जगह हुआ है, देखो सर हुए तो 3 जगह।
एक मिनट, अब मैं इसमें बता देता हूँ सारी चीजें कि ये देखिए नाउ इन इंडिया, अगर इंडिया में देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे इनके अधिवेशन हुए। सबसे पहले बॉम्बे में कब हुआ बोलिए, क्या 1885 में हुआ? ठीक है, बहुत पहले हुआ। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी कांग्रेस की। अब मद्रास में कब हुआ? ठीक है 1927, 100 साल बाद हुआ। फिर नागपुर में कब हुआ? नागपुर में दिसंबर 1920 में। एक तो ये हो गया ना 1920, और दूसरा हो गया कलकत्ता में सितंबर 1920। कलकत्ता में सितंबर 1920। अब एक लाहौर वाला भी है, वो 1929 में हुआ था। लाहौर 1929, ये सारे अधिवेशन हुए। ठीक है, इसमें किसी किसी की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने भी की है, अलग अलग लोगों ने हटा दिया था फिर गांधी जी ने। हाँ, फिर हटा दिया था ना। ये इस्लामिक वर्ल्ड हो गया। और यहाँ पर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में क्या क्या हुआ। अब ये जो चीज है ना कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में तो ये सब हुआ था, यही लिख देना। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है कि दीज मूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस। अब 21 के बाद क्या हुआ? सर 22 में इंसिडेंट हो जाता है सर आपने वहाँ पे हुआ नहीं पैसा जो फॉरेस्ट एरिया में बंद किया था। क्या बोलो? सर वो फॉरेस्ट एरिया भी तो बंद किया। फॉरेस्ट एरिया में ना, अभी देखो इसमें बताएगा तो सर वो बताएगा। लैंड एप्लीकेशन के साथ ही आएगा वो शायद। एक मिनट देखता हूँ। यदि लाहौर में वो हुआ था क्या जवाहरलाल नेहरू ने 29 वाला 29 वाला तो जवाहरलाल नेहरू के में हुआ होगा। अब लीडर्स अलग अलग होते गए। नहीं सर, वो जो जम्मू एंड कश्मीर का हो गया था। हैं? जम्मू एंड कश्मीर का तो वो इंडिया जब आजाद हो गया ना, तो वहाँ के राजा हरि सिंह थे, उनसे कहा तुम जिससे मर्ज होना चाहो मर्ज हो जाओ। बात समझ में आई कि नहीं? तो हरि सिंह ने कहा नहीं, हम किसी से नहीं मर्ज होंगे, हम तो अलग हैं, हम अलग रहेंगे। फिर वहाँ कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने कहा पता नहीं उनके साथ न चला जाइए, हिंदू राजा है, लेकिन पॉपुलेशन मुस्लिम थी। वो राजा लेकिन वेलफेयर अच्छा करता था। तो अब जब कबायलियों ने आक्रमण कर दिया तो उन्होंने मांगी मदद भारत से। तो जब इन्होंने मांगी तो बोला ठीक है साइन करो कि तुम जम्मू कश्मीर को मिलाओगे तब हम अपनी सेना भेजें। तो उसने तुरंत साइन कर दिया कागज़ पे। तो यहाँ से सेना भेजी गई तो हमने सब कबायलियों को भगा दिया। आधे हैं कबायली लोग वहाँ के जंगली लोग थे जो मतलब पाकिस्तानी लोग थे ना, ये एक तरीके के अफगानी मूल के लोग थे। तो आधे तक भगा पाए थे। तो यहाँ के हमारी सेना ने कहा कि तुम हमें एक दिन का और वक्त दो, हम लाहौर तक चले जाएंगे इनको भगा खदेड़ते खदेड़ते। जवाहरलाल नेहरू ने कहा रुको, हम यूएन में जाके इस मसले को सुलझाएं, तुम वहाँ मत करो, हम शांतिप्रिय नेता हैं, हमारा डिफेम होगा। और वहाँ मसला सुलझ ही नहीं पाए। बोले जहाँ रहो वहीं रुके रहो, यूएन ने कहा न तुम अब आगे नहीं जा सकते। वही बात है, तो हम अपना एरिया ले ही नहीं पाए। ये चीज़ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि हिंदी चीनी भाई भाई भी वो बोलते रहे, और हम लोगों ने अपनी जो आर्टिलरी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाई। तो जब 62 में भेजा गया, 62 में मास रिक्रूटमेंट हुआ, हमारे फादर का भी हुआ था स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में। तो उस समय भेजा गया तो जो वहाँ गए बॉर्डर पे लोग 13 राउंड लेके गए। हाँ सिर्फ 13 गोली। मतलब इतनी कम गोलियां थी ना, गिन के 13 गोली दी गई। तो उन लोगों ने बस बंदूक की जो आगे चाकू थी, ज्यादा तलवार चाकू से लड़ी, बहुत गोलियां हैं, और स्टैंडिंग में ही ऐसे ऐसे वो मरेगी गए। तो लड़ ही नहीं पाए। जब गोली नहीं दोगे तो कौन लड़ेगा? 62 की। तो चाइना ने हमारी बहुत सारी जमीन कब्जा कर ली थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बीहड़ वो माउंटेनी रीजन है और कोई फिक्र की बात नहीं है, और वहाँ पे कुछ उगता नहीं है। सर वो इंडो साइनो था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे भी बहुत एरिया है। वो एक हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। अगर हम वहाँ पर उन्हें नहीं आने देते तो हम ज़्यादा उस पे थे, मतलब इंडिया हार गया था चाइना से। वो जगह नहीं मिली, वो जगह नहीं मिली क्योंकि हम लोग जीत सकते थे, हमारे पास सिर्फ अम्यूनिशन होते।
तो और एयरफोर्स को जाने नहीं दिया नेहरू ने। एयरफोर्स ने कहा कि मुझे इजाज़त दो, तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोले नहीं हमारा डिफेम होगा और चाइना तो हमारा भाई है। लास्ट तक एयरफोर्स को नहीं जाना, एयरफोर्स बैठी ही रह गई। एयरफोर्स को जाने देने से कि नहीं, उसने कहा बम्बार्ड करके हरा देंगे। क्योंकि ऐसा हुआ था, वो सनी देओल की पिक्चर नहीं देखी, एयरफोर्स ने लास्ट आवर पे जाकर के बॉर्डर, एयरफोर्स का रोल होता है। और इसी तरीके से कारगिल युद्ध में भी हम लोगों ने एयरफोर्स से जाकर के किया, तो नहीं तो बोफोर्स वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो इस वजह से एयरफोर्स को जाने नहीं दिया गया, यही हमारी हार का कारण बना। ये नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने 14 साल तक शासन किया। फिर उसके बाद वो यूएन ने बोला कि वीटो पावर हम देंगे, इन्होंने कहा नहीं, हमें वीटो पावर क्या चाहिए, चाइना हमारा भाई है, इसी वीटो पावर भी नहीं ली। चाइना ने तो ले लिया, तो चाइना ने ले ली, उसको फायदा है वीटो। अब लड़ रहे हैं हम लोग चाइना वीटो पावर के लिए। क्या चाइना मना कर देता है, चाइना के पास है वीटो पावर, नहीं उसके लिए इंडिया को देने से मना कर देता है। फिर क्यों देगा कोई, इसको मिल जाएगी वीटो पावर। अब ये देखिए कि यहाँ पर कुछ चीजें हुई हैं जिसको आपको लिखना पड़ेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ। एक और सीक्वेंस में लिखेंगे, एक क्वेश्चन बता। सो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट इन 1921, जो जनवरी में शुरू हुआ है 1921, क्या क्या चीजें हुई हैं? टाइटल सरेंडर कर दिए गए। सर का होता है नहीं, जैसे किसी को सर हिंद बोला था उसको, गांधी जी को अवार्डेड कौन कौन से तो एक केसरी हिंद भी आता गांधी जी को बाय द गवर्नमेंट वर सरेंडर्ड। ये है। और दूसरी चीज है काउंसिल इलेक्शंस बाइकआउट हो गए। पहले काउंसिल इलेक्शन होते थे कि जगह जगह लोकल इलेक्शंस, तो कोई हिस्सा नहीं लिया, बोला हमें इलेक्शन नहीं करना। काउंसिल इलेक्शन का लोगों ने, लीडर्स ने बाइकआउट किया। साउथ में एक पार्टी ने किया था ना, मद्रास हां जस्टिस पार्टी, साउथ के लोग वर बाइकआउटेड एक्सेप्ट मद्रास। अच्छा अच्छा। इन मोस्ट प्रोविंसेस, ठीक है, एक्सेप्ट मद्रास। ये बात सही है, यस सर। मद्रास तो वहाँ पे कोई पार्टी थी सर, मद्रास कम्युनिटी। अब ये है लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। फिर इसके बाद हेड मास्टर एंड टीचर्स रिजाइन। बॉम्बे में है। लेकिन बाद में जब ये 23 में ये मूवमेंट वापस हुआ तो सबको बड़ी निराशा हुई, ये छात्र फिर लौटा, बोले इतना अच्छा 22 में ना, जब चौरी चौरा कांड हुआ तो फिर इन्होंने वापस ले लिया, तो लोग फिर छात्र लौट आए, बोले हम तो इसी के उस पे थे। तो उससे पहले हो गया था क्योंकि इंस्टीट्यूशन की कमी पड़ गई थी इंडियन वाले। हाँ, तो हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन। आपका एक फर्स्ट प्राइज बाकी बोला नहीं याद आता, लेकिन कौन सा वाला? एक वो पहले का था, ठीक है, हेड मास्टर्स एंड टीचर्स। एक आपका था, एक अनीशा का था। अब देखो, इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल। थाउजेंड of students left गवर्नमेंट। 21 को प्रमोशन पार्टी रहेगी, ठीक रहेगा? तो कौन सा आप लोग 21 मार्च संडे है, सर मार्च। 21 को स्कूल में प्रैक्टिकल तो नहीं होंगे ना? नहीं सर, हमारे साथ उसकी वजह से फ्री क्लास चला देते हैं। ठीक रहेगा ना, संडे रहेगा। अच्छा हमारे तो 9th के एग्जाम हो चुके होंगे, आपके होने वाले होंगे, तो बीच में हम कर लेंगे। सर संपर्क करें होली वाले दिन। होली कब है? 17 को ठीक है।
राइटिंग वो कह रहा बम्स अब देखिए, काउंसिल इलेक्शन बाइका ऑल रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। ऑल रिकॉर्डिंग चलेगा क्या? हाँ, सर क्लास कब तक चलेगी? उसका कोई देखो उस दिन क्लास नहीं होगी, नहीं सर, कब तक चलेगा? उस दिन नहीं होगी। अरे सर उस दिन नहीं, हाँ। 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल है, अब उसी के हिसाब से देख लेंगे कब तक चलाना है। हम तो सोच रहे हैं कि वो जैसे ही आपका वो आएगा ना डेट शीट, और हम किस स्थिति पे पहुंचेंगे, कितना बचा रहेगा कोर्स, हम ये बुकलेट सारी खत्म कराना चाहते हैं। चलिए, हमारा मेन उद्देश्य है कि ये सारी बुकलेट खत्म हो, SST के सारे लेसन्स हो जाएं, जिससे एक अच्छी स्थिति में इंग्लिश के जो ग्रामर पोर्शन है वो हो जाएं। ठीक है, ये सारा चीज़ हम करना चाहते हैं, और सभी चीज़ में 3-4 सैंपल पेपर का टेस्ट होगा, 5 नंबर का है। तो ये चीज़ होना चाहिए, तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। हर एक में, हिंदी में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में, मैथ्स में 4-4, 5-5 सैंपल पेपर का टेस्ट हो जाए तो वो चीज़ हो जाएगी। अभी हमने आप लोगों को वो दिया है ना, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक पेज दिया है, ऐसे ऐसे अलग अलग चैप्टर्स के मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, साइंस के सबके रखे हुए हैं। तो हम उसको पहले देंगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर टेस्ट देंगे। उससे इतनी अच्छी तैयारी होती है। जैसे हमने दिया आपको पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कार्बन एंड कंपाउंड का भी डिस्कस करना है, तो डिस्कस करने से आप लोगों का बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, फिर उसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं। संडे को तो ये सब करेंगे, ठीक है, जो भी है। ऑल रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। तो कल तो संडे है ना, संडे का हिंदी है सर। अभी हिंदी का कब है? परसों है, तो कल शाम में मत रखिए, सुबह रख लीजिए। कल की छुट्टी रखेंगे, ये छुट्टी रख दी है सर। क्योंकि सुबह हमने 9 का रख दिया है, ठीक है सर। मतलब वैसे भी हिंदी का है सर। तो अपना हिंदी की तैयारी रखना। ऑल रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। टेस्ट चेक हो गया, क्या हुआ था? हाँ? टेस्ट पेपर परसों दे देंगे, वही बच गया आप लोगों का, इसलिए अर्जेंसी नहीं थी, इसलिए नहीं दिया, क्योंकि मैथ का पहले था आपका, तो हमने कहा मैथ के सब निकाल दो। अब हमारा साइंस का बच रहा है ना, साइंस का सेकंड क्लास, ए बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आईटी आईटी पढ़ाते क्या हो गया? एंड फॉरेन गुड्स वर डन। सीजन कैसा पेपर करके आए हो? तो बोल रहा 20 नंबर रखना। मुझे ठीक है, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। मैं तो बता दिया नहीं आए तो आ जाएंगे इसके लिए, कल का बहुत सारा पूछा गया है। अब जरा देखो, फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बोनफायर, ये सारा आएगा तो लिख देना, फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्न्ड इन ह्यूज बोनफायर। सर खादी पहन। हाँ सर। तो उसके बाद ये सारे उसके रिपरकशंस में फिर खादी के लिए आए, लेकिन इतने पॉइंट आपको लिखने हैं, पॉइंट इसका क्या है। अब देखिए, नहीं रुकिए, द नॉन पॉपुलेशन ड्रामेटिकली अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो 102 करोड़ से 52 करोड़ पहुँच गई, हाँ सर। आधी हो गई, क्योंकि वहाँ पर सारी कॉटन मिलें बंद हो गई, क्योंकि वो जब वहाँ का एक्सपोर्ट यहाँ हो ही नहीं रहा, बिक नहीं रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, वहाँ की कॉटन मिलें बंद हो गई। मैं ट्रेन करना बंद कर रहा था। ठीक है, और इसके अलावा मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स बिगेन टू रिफ्यूज टू ट्रेड टू फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स। तो फॉरेन ट्रेड्स जो था उसको बंद कर दिया और लोकल पर हुआ। ठीक है, सूरत और अहमदाबाद के जो बने हैं, जिनमें छपाई थी देवी की मूर्तियाँ जो नहीं थी कपड़ों में, भारत माता की मूर्ति या गणेश जी की, वही सब कपड़े चले। तो वो सब ऐसे ऐसे जो पुराने प्रिंटेड थे, तो उसमें फोटो छाप करके वो बेचने लगे, तो वही कपड़े चले। तो वो आप देखोगे नेट पे तो पता चल जाएगा कि वो ट्रेडिशनल जो मूर्तियाँ हैं बहुत पुरानी, वही सब उसमें छापी जाती थी। अच्छा, द बाइकॉट मूवमेंट रिस्पेक्ट द पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स। जैसे अभी हम लोगों में होता नहीं है कि चाइना का बाइकॉट करो, तो कुछ लोगों में सजगता आई है कि चाइना का सामान नहीं लेंगे, तो उसी तरीके से उस समय। बट दिस मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर सेवरल रीजन। अब ये मूवमेंट चल नहीं पाए ज़्यादा। सिटी में क्या हुआ कि द खादी क्लॉथ वाज एक्सपेंसिव
The boycott posed a problem for the movement to be successful. Alternative Indian Institute to be set up. अगर हम उनका बाइकआउट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, वो नहीं था। तो इसलिए धीरे धीरे क्या होने लगा कि नाउ स्टूडेंट टीचर्स बिगेन टू ज्वाइन द स्कूल। स्टूडेंट और टीचर सबने ज्वाइन कर लिया। लॉयर केम बैक फॉर देयर प्रैक्टिसेस, लॉयर वापस आ गए। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है अब कंट्री, जो सिटी से हट के कंट्री साइड में आ गया, गांव में आ गया। पहले था अर्बन में, अब वो कहाँ पहुंच गया? कंट्री साइड का मतलब समझते हो? रूरल में। तो कंट्री साइड में आ गया। नाउ अब इसके बाद इन अवर पीजेंट्स लेड बाय बाबा रामचंद्र। एक ये नई चीज है कि वो अवध के थे बाबा रामचंद्र जो सन्यासी थे। उन्होंने क्या किया? हियर पीजेंट्स हैड टू डू बेगार and work at landlord's farms without any payment. This made their conditions miserable. ठीक है? तो उन्होंने वो बेकार काम लेते थे लैंडलॉर्ड के साथ, तो उन्होंने कंडीशन खराब कर रखी थी जो भी जमींदार लोग थे। तो उसके लिए रामचंद्र ने भी लोकली भी लड़ाइयाँ। आपने जो वो इस बार का एग्जाम दिया ना, वो जो आंसर शीट है उसको ब्लैक बोर्ड समझ के दिया है। मतलब जैसे ही बहुत बड़ा पेपर होता ना, तो 2 लाइन लिखी, अच्छा अभी देख लेना उसमें यहाँ फिर ऐसे फिर ऐसे फिर, जैसे ब्लैक बोर्ड नहीं होता है। सो प्रोफ्यूजली, ठीक है, जैसे बंगले में रहते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बात हो गई कि बाबा रामचंद्र कहाँ के थे? अवध के थे। वो पीजेंट्स के लिए लड़ते थे क्योंकि वो बेगार कर रहे थे। वो बात समझ में आ गई। इसके बाद अब जरा देखिए, अवध की किसान सभा थी, वाज सेट अप बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। सो अवध के पीजेंट जो है उनका बात मत करो। कौन कौन लोगों ने आपस में कोलैबोरेट किया? ये ठीक कह रहे हैं। हाँ, दैट इज जो है किसान सभा थी। अवध की किसान सभा और बाबा रामचंद्र ने आपस में कोलैबोरेट किया एंड दिस मूवमेंट बिकेम पॉपुलर। धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ता चला गया। दैट इज अब यहाँ से क्या चीज शुरू हुई? यहाँ से जो ताल्लुकदार थे और जो मर्चेंट्स थे, क्या उनके घर में अब अटैक होना शुरू हो गया? अटैक होना शुरू हो गया। बाजार लूट ली गई, ग्रेन्स टेकन ओवर कर लिए गए। गांधी जी डिक्लेयर दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड इज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। तो वो जो भी चीज़ थी, लैंड को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। गांधी जी ने ये कहा कि ये बोला, बट इसके अलावा ये सब काम हुआ। Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way. तो उन्होंने क्या किया? देखिए, यूडन हिल ऑफ आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल थे, आंध्र प्रदेश अभी भी ट्राइबल एरिया मेन है, तो वहाँ पर सर एक लीडर था अल्लूरी सीताराम राजू। कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। अच्छा बताते हैं। एक बार गोरिल्ला मूवमेंट देखिए, कॉलोनियल पीपल ने उन पर बैन लगाया था, तो वो गोरिल्ला की तरह जाते हैं और वहाँ पर जो है फॉरेस्ट से सामान ले आते थे। ऐसा हिल पीपल को फ्यूल वुड या फायर वुड के लिए मना किया था ब्रिटिश ने कि आप जंगल नहीं जा सकते थे अपने खर्च उसके काम के लिए। तो उस बैन से क्या हुआ था? हिल पीपल गेट एनरेज्ड, वो गुस्से में आ गए। आंध्र प्रदेश के ट्राइबल लोग क्या हो गए? गुस्से में आ गए। देयर लिवलीहुड गॉट अफेक्टेड। सो इन सब वजहों से क्या हुआ? दे फेल्ट दैट दे आर डिनाइड ऑफ देयर ट्रेडिशनल राइट। ये ट्रेडिशन चल रहा था, तो उसकी राइट से वो डिनाइड हुए। फिर इसके बाद अलग अलग पीपल के लिए देखो, एक तो क्या हो गया? आंध्रा का कौन सा मूवमेंट हो गया? गोरिल्ला युद्ध किया उन्होंने। किस लिए? बिकॉज दे वर बैंड टू एंटर इन फॉरेस्ट। अवध में क्या हुआ? जो फार्मर्स थे उनको पैसा नहीं मिलता था। इस तरीके से असम में क्या हुआ? उनके ऊपर कौन सा इमिग्रेशन एक्ट लग गया था? अच्छा, एक और चीज थी, इसके अलावा प्लांटेशन वर्क जो असम के थे वो भी थी, तो वो भी वही बात थी। अब इसके बाद 1922, क्या ये बताओ कि जो हम लोगों ने देखा
कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कब शुरू हुआ था? 1921 में शुरू हुआ था और 1922 तक आते आते चौरी चौरा कांड। फरवरी 1922। यस, इसके बाद आप देखिए इन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इन फरवरी, ये सही बता रहे हैं, 1922 चौरी चौरा एट चौरी चौरा इन गोरखपुर, ठीक है। A peaceful demonstration in Bajan turned into a violent clash with people. So a peaceful, चौरी चौरा एक जगह का नाम है, फिर वहाँ के लोगों में क्या हो गया, एग्रेशन आ गया। वैसे पीसफुली जा रहे थे लेकिन पुलिस से क्लैश हुआ, तो क्लैश हुआ, फिर भिड़े पुलिस, लेकिन पुलिस ने गोली नहीं चलाई। फिर इन लोगों ने सोचा इनकी जा करके थाना ही जला दो और सबको अंदर जला के मार डाला। सर 22 लोग। हाँ, तो इस तरीके से ए पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन उनके हेडक्वार्टर में जेल में डाल दिया था। इसमें लिखा हुआ है क्या? बुक में कहा था कुछ हेड में डाल दिया था। वायलेंस गुस्से में थे। क्लैश विद पीपल, और अपना राज्य, मतलब स्वराज्य, यानी हम अपना राज्य करेंगे, इंडिपेंडेंट नेशन। तो इसके बाद क्या हुआ, हियरिंग द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड एंड चौरी चौरा कांड में क्लैश विद पीपल एंड दे बर्न पुलिस स्टेशन, ये भी है लेकिन इसमें नहीं लिखा है, बट ये है। जला दिया था बुक में निकाला। एंड दे बर्न पुलिस स्टेशन एंड किल्ड, ठीक है, where 22 police persons were killed, where 22 policemen were killed। और फिर क्या हुआ? सर विड्रॉ कर दिया था। नाउ गांधी जी बंद कर दिया। किसको? गवर्नमेंट को। हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये सारा है, तो इसको हम लोग कल करेंगे, थोड़ा बहुत और। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। दो लाइन बता देते हैं।